Hello students, good morning. It is 25/7/2020 today, is it? And we are doing CW classwork, and the chapter we are going to do use of has, have और had. हैज़, हैव और हैड आज हम पढ़ने जा रहे हैं. आई होप आप इसको अटेंशन पे करके पढ़ेंगे. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा तो वो मेरे को पर्सनली भी पूछ सकता है, और डाउट वो व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग भी करके पूछ सकता है इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने हैज़, हैव को देखिए, हैज़, हैव या हैड, इसको आपने यूज़ वर्ब थर्ड के साथ किया होगा. लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हैज़, हैव या हैड का यूज़ नो वर्ब के साथ पढ़ने जा रहे हैं. भाई ये नो वर्ब क्या होता है? नो वर्ब होता है जो वर्ब ही ना हो. वर्ब ही ना हो. वर्ब क्या होता है? एन एक्शन. वर्ब क्या होता है? एन एक्शन. वर्ब एक एक्शन को बताता है, एक पोजीशन को बताता है और एग्जिस्टेंस को भी बताता है. वो हम पहले पढ़ चुके हैं. आज की जो हमने क्लास पढ़नी है, हैज़, हैव, हैड का यूज़ करना है नो वर्ब में. और यहाँ नो वर्ब क्या होगा उसको हम समझ लें. यहाँ डियर स्टूडेंट्स नो वर्ब होगा किसी भी पोजेशन को हम नो वर्ब यहाँ पे बोलेंगे. पोजेशन के लिए. पोजीशन किसको बोलते हैं? कोई चीज़ आपके पास है उसको पोजेशन बोलते हैं. या किसी चीज़ के आप ओनर हो, ओनरशिप, ओनरशिप को पोजेशन बोलते हैं. ठीक है भाई. और क्लोजली मैं आपको दिखा देता हूँ. ओनरशिप को क्या बोलते हैं? पोजेशन बोलते हैं. दूसरी बात है, या आप और भी इसको मैं क्लियर कर दूँ, रिलेशनशिप को हम पोजेशन बोलते हैं. अधिकार जिसके ऊपर होता है, कोई चीज़ हमारे पास होती है, जिस चीज़ के साथ में हमारा रिलेशन है उसको हम पोजेशन बोलते हैं. नंबर 2 हमें पढ़ना है नो वर्ब होती क्या है. यहाँ पे कौन सी नो वर्ब का यूज़ करना है? हमने यहाँ पे डिजीज़ का नेम बताना है. किसका नेम बताना है? डिजीज़ का नेम. डिजीज़ क्या होती है भाई? बीमारी का नेम को हम डिजीज़ बोलते हैं. बीमारी का नाम बताने के लिए हम यूज़ नो वर्ब को कहते हैं यहाँ. और यहाँ पे नो वर्ब हमारे कोई भी रिलेटिव हैं, रिलेटिव्स नंबर बताने के लिए. क्या? रिलेटिव्स नंबर बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अब इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इन चीज़ों को समझ लें भाई. नो वर्ब होता क्या है? कोई पोजीशन होता है, डिजीज़ नेम होता है, या रिलेटिव्स नेम होता है. इनको हम किससे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हैं. और मैं इसको थोड़ा सा लैंडस्केप में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए. यहाँ हमने देखना है, सबसे पहले हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं. हैज़, हैव इज़ यूज. देखिए स्लैश का मतलब है या तो हैज़ का यूज़ करेंगे या हैव का यूज़ करेंगे. दोनों में से एक का यूज़ करेंगे. हैज़, हैव इज़ यूज्ड. हैज़, हैव का यूज़ किया जाता है. किस चीज़ के लिए किया जाता है? इज़ यूज्ड टू टेल पोजीशन, डिजीज़ नेम, and relatives number. रिलेटिव्स का नंबर बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इन प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. ठीक. दूसरी बात आती है हैड का यूज़ कब करते हैं. हैड का यूज़, हैड इज़ यूज्ड
टू टेल, यहाँ पे भी सॉरी टेल रह गया है, टू टेल पोजीशन, डिजीज नेम, एंड रिलेटिव्स नंबर। इन नंबरों को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई? हेड का यूज़ करते हैं, लेकिन कब? इन पास्ट। कब? पास्ट में। इस चीज़ को समझें, पास्ट में किसका यूज़ करते हैं? हेड का। और प्रेजेंट में किसका यूज़ करते हैं? हैज़ और हैव का। ये आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई हैज़ हैव की, कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, यह चीज़ आपके सामने हो गई है। और इसमें नो वर्ब का यूज़ करते हैं। नो वर्ब है क्या? नो वर्ब है पोजीशन, ऑनरशिप या रिलेशनशिप, उसको बोल सकते हो आप, डिजीज़ नेम या रिलेटिव्स नंबर। पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हैज़ हैव का यूज़ किसके साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम हैज़ है तो उसका यूज़ करेंगे हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सी इट के साथ तो यूज़ होगा ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी यूज़ होगा। ऐसे ही हम हैव की बात करते हैं। हैव का यूज़ कैसे करेंगे भाई? हैव का यूज़ किसके साथ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स जो आएंगे उनके साथ हम इसका यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब बात आती है, ये तो प्रेजेंट का, दोनों प्रेजेंट का फंडा हो गए, प्रेजेंट का है। किसका है भैया? प्रेजेंट का। और अगर हमने पास्ट में यूज़ करना है तो पास्ट में हम यूज़ करेंगे हैड का। हेड किसके साथ आएगा? ऑल सब्जेक्ट के साथ। ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? चाहे सिंगुलर हो प्लस चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम हेड का ही यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये यहाँ तक बेस इसका समझ में आ गया है। अगर आपको इसका बेस समझ में आ गया है तो सेंटेंसेस फॉर्म करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंसेस फॉर्म करने के हमारे जो रूल्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली हर टेंस के सेम होंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स। बेसिक रूल में जो सबसे पहला रूल आता है, सबसे पहला रूल आता है सिंपल सेंटेंस का। किसका रूल आता है? सिंपल सेंटेंस। और वो रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ इसको ही हैज़ हैव को मान के चल रहे हैं कि हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट जब आता है जब वर्ब होता है, और यहाँ पे अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, वो आ जाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नो वर्ब, अदर वर्ड। नो वर्ब आपको पता ही है क्या है। अब आपने क्या करना है? अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। यू आर इन 11th क्लास, सो इन 11th क्लास स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हाट इज सब्जेक्ट। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है डूअर। किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन का सेंटेंस है और वो काम किया जा रहा है तो उसके डूअर को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर डूअर नहीं है तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। बहरहाल ये छोटे बच्चों को बताने वाली बातें हैं, आपको तो पता ही होगा। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से कोई भी लिखते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा आपके अपने हिसाब से। सपोज दैट हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया मैरीना। चलो मैरीना नहीं लिखते, स्पेलिंग मनीष की बन गई, मनीष लिख देते हैं। मनीष हमने लिख दिया। अब मनीष के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज़ या हैव या हैड। अब सपोज दैट हमने यहाँ पे मनीष के साथ हैव तो आएगा नहीं, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ आएगा। मनीष हैज़। अब हमने बताना है कोई रिलेशनशिप। मनीष हैज़ 2
न्यू कार्स। अब इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स क्या बनता है, मनीष हैज़ 2 न्यू कार्स। इसका मतलब समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ मीनिंग ऑफ दिस, कि मनीष पोजीशन बता रहा है कार के साथ में कि मनीष के पास 2 नई कार हैं। मनीष यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि मनीष के पास 2 नई कार हैं। अगर आपको यहाँ पे पोजीशन पता चल गया और पोजीशन को हमने शो करना है, यहाँ पे कोई वर्ब तो नहीं है, इसमें कोई वर्ब तो यूज़ नहीं हो रही है, तो ये पोजीशन बता रहा है, ये नाउन के साथ में पोजीशन इसका बता रहा है। और इसको हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मनीष के पास 2 कार हैं। Is that clear? I hope you have understood it. Manish has 2 new cars. It means this sentence is telling you Manish is possessing new cars. Number 2, I hope आपको ये समझ में आ गया है। नंबर 2 है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अभी 5 सेंटेंसेस बनाएं अपने नोटपैड में। नंबर 2 है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का रूल माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस नो वर्ब प्लस अदर वर्ड आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे होंगे। सेम आपको अभी भी करना है। देखिए अभी तक हम आप लोग पढ़ते आ रहे थे हिंदी टू इंग्लिश, अभी आपको इसको या तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है या इंग्लिश टू हिंदी पढ़ना है। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके पढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल हमने लेना है, सेम हमने करना है। सब्जेक्ट कोई भी हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सब्जेक्ट सपोज दैट हमने लिख दिया टेडवेल, टेडवेल लिख दिया, टेडवेल, और एक और हम लिख देते हैं एंड यूरिन। तो सब्जेक्ट से और टेडवेल हो गया और यूरिन हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ में सपोज दैट हमने यहाँ पे लगा दिया हैड नॉट, नोवर हम लिखें टेडवेल एंड यूरिन हैड नॉट कॉफ। भाई टेडवेल और यूरिन को कॉफ नहीं था, कॉफ का मतलब खांसी नहीं है या नहीं थी, इसको समझे आपने यूज़ क्या किया है। ये पास्ट में बताएगा ना, पास्ट में बता रहा है। अगर यहाँ पे हैड की जगह होता हैज़ तो क्या हो जाता, प्रेजेंट में बता रहा है कॉफ़ के बारे में, तो प्रेजेंट में डिजीज़ का नेम बता दिया। टेडवेल एंड यूरिन हैज़ नॉट कफ, उनको कफ नहीं है। देखिए इस सेंटेंस को मैंने नॉट क्यों लिखा, और नॉट को समझाने के लिए मुझे यहाँ आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे नॉट लिख देते हैं और तो ये गलत हो जाता है। यहाँ आपको नॉट नहीं लिखना है, नो लिखना है। क्या लिखना है, नो। चाहे प्रेजेंट में लिखे चाहे पास्ट में लिखे तो नो लिखना पड़ेगा। टेडवेल एंड यूरिन हैड नो कफ। अनकाउंटेबल के साथ में हम नो लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं। इसका नोट समझ लें कि नॉट को हम कहाँ यूज़ करेंगे और नो को कहाँ यूज़ करेंगे। नो को तो यूज़ करना है जहाँ हम काउंटिंग नहीं बता रहे होते, अनकाउंटेबल के लिए। या विदाउट नंबर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर हम नॉट की बात करें तो हम नंबर बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए, नंबर बताने के लिए। इस चीज़ को एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहला हमने सेंटेंस लिख लिया, कफ में कोई नंबर हमने नहीं बताया है। अब हम जैसे एग्जाम्पल से नॉट का यूज़ मैं आप यहाँ पे करूँ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपको लिखना है, सपोज दैट यहाँ पे आपने लिख दिया मैराइन, मैराइन ही लिख देते हैं, मैराइन। पास्ट में ही लिख देते हैं हैड नॉट 2 लाख रुपीज़। देखिए अब हमने यहाँ पे 2 का यूज़ कर लिया ना, यहाँ हमने नंबर का यूज़ कर लिया, तो हमने यहाँ नॉट का यूज़ करा है। और नो का यूज़ अगर हमने कर दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ नॉट का यूज़ करना है। और वहाँ जहाँ हमने
नॉट का यूज़ जनरली लोग करते हैं, वहाँ पे नॉट का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ नो का करना है। नो और नॉट में डिफरेंस आप समझ लें। नो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है या फिर विदाउट नंबर जहाँ हम नंबर नहीं बता रहे होते हैं, और नॉट नंबर के लिए यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे हम नंबर बता रहे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके इसको पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे हम चलते हैं। उसके बाद जो थर्ड होगा, उसके बाद थर्ड है हमारा, इसी में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर होगा तो हम लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर हमने नो वर्ब लिखना है, फिर यहाँ पे आता है अदर वर्ड, फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम इंटरोगेटिव इंटरोगेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क के लिए हमने यहाँ लगाना पड़ेगा। अब हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया हेल्पिंग वर्ब हैव, और हैव के साथ हमने यूज़ करना पड़ेगा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट या यू। हैव यू। नॉट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, आपकी मर्जी है। और सेंटेंस अभी हम फॉर्म कर रहे हैं। हैव यू लगा देते हैं, चलो। हैव यू नॉट एनी टेंशन। टेंशन क्या भाई? बीमारी का नेम है, बीमारी का नेम बता दिया। हैव यू नॉट एनी टेंशन, तो यहाँ पे बीमारी का नेम बता रहे हैं इस सेंटेंस के थ्रू। तो हैव यू नॉट एनी टेंशन में पूछ लिया है, पूछ लिया है तो आप हैव हमने पहले लिखा है तो इसको हम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट भी उसी जेस्चर में करेंगे कि जैसे पूछा जा रहा है। हैव यू नॉट एनी टेंशन ऐसे पूछेंगे। और इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि क्या आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे फिर वो कहता है, थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर आप पास्ट, सॉरी नेक्स्ट पे हम बाद में जाएंगे। अगर इसको आप पास्ट में लिखना चाहते हैं तो पास्ट में अगर कोई बात बतानी है तो हैड सुरेन, या सुरेन की जगह हम सुरेश लिख लेते हैं। हैड सुरेश एंड मधु, हैड सुरेश एंड मधु। यहाँ पे थ्री गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिख दिया हैड सुरेश एंड मधु थ्री गुड फ्रेंड्स। इसका मतलब पूछ रहा है सुरेश और मधु को कि क्या उसके पास तीन अच्छे दोस्त थे। तीन अच्छे दोस्त थे, उसने उसको पूछ लिया। हैड आ रहा है तो पास्ट में। अगर मान के चलो यहाँ पे हैव आता तो ये प्रेजेंट में हो जाता, हैव आता तो किस में हो जाता? प्रेजेंट में। और यहाँ हैड आ रहा है तो किस में हो गया? पास्ट में हो गया। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट। आप WH फैमिली में भी यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको WH फैमिली का होता है वो, और WH फैमिली का जो सेंटेंस होता है उसको देखिए। WH फैमिली के सेंटेंस के लिए उसमें क्या रूल होता है? उसमें रूल कुछ नहीं होता। WH फैमिली पहले आ जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन में फिर WH फैमिली और आगे ला दी, बाकी सारा वही रूल होता है। ये नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर हमने यहाँ पे नो वर्ब लिखना है, और फिर यहाँ पे अदर वर्ड लिखना है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करें। सपोज दैट हमने WH फैमिली लिखा है यहाँ पे हाउ मैनी, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हैव या हैड या हैज़। हाउ मैनी हैज़, हैज़ आ रहा है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। हाउ मैनी हैज़ पिंकी प्रॉब्लम्स, हमने लिख दी। प्रॉब्लम्स को हमने अकाउंटेबल कर दिया है।
तो हाउ मैनी हैज़ पिंकी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे ये हो गया है कि पिंकी को कितनी प्रॉब्लम्स है। ये बात क्वेश्चन हमने WH फैमिली से कर लिया है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको बेस था जो समझ में आ गया है। इसके जो यूज़ ऑफ हैज़ हैव होता है या हैड होता है, उसमें जो एक्सरसाइज आती है आपकी क्लास में, उस एक्सरसाइज को हमने कैसे करना है उसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे ओमिशंस आते हैं, ओमिशन वाली एक्सरसाइज है उसको हम कैसे करेंगे, या फिर एरर है, उस एरर वाली जो एक्सरसाइज है उसको हम कैसे करेंगे, इन चीज़ों को समझने की कोशिश, या फिलअप्स वाली एक्सरसाइज है उसको हम कैसे करेंगे। तीनों के मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। आई होप आपको 2 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सिंपल से चलते हैं, फिलअप्स की वाली जो एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज लिखते हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने फिलअप्स की ली, जो फिलअप्स की एक्सरसाइज होती है। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, I blank ₹3,00,000 नाउ। और यहाँ फिलअप्स में पूछ लिया आपको हैज़, हैव या हैड, या फिर सिर्फ आपको हैव दे दिया, क्योंकि सारी की सारी फॉर्म हैव से ही बनती हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपने यहाँ फिर क्या फिल करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे हैव फिल करना है। हैव आपका आंसर होना चाहिए। हैव क्यों हुआ, ये आपका आंसर हैड क्यों नहीं हुआ, या आपका आंसर हैज़ क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। मान के चलो यहाँ पे आपने हैज़ लगा देते तो आई के साथ हैज़ आएगा नहीं। हैड यहाँ आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है, और इसलिए आई के साथ हैव आता है प्रेजेंट में। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस का टेंस क्या है। इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट। आपको कैसे पता चला कि प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है। नाउ से आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, और इसमें अगर कोई भी वर्ब आएगी तो प्रेजेंट वाली ही आएगी। वेरी गुड। नंबर 2, सपोज दैट यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ही एंड आई ब्लैंक फीवर yesterday। ही एंड आई ब्लैंक फीवर yesterday। तो यहाँ पे जो yesterday वर्ड है, ये आपको मान के चलो आपको बता दिया भाई हैव की फॉर्म फिल करनी है, एक वर्ड दे दी हैव। तो देखिए हैव से ही हैव हैड हैड होता है, और हैव हैज़ हैड होता है, तो हैव की ही फॉर्म है ये। तो आपसे पूछा हैव यहाँ पे वर्ब है और इसमें आपको फिल करना है, तो क्या करेक्ट फिल कर पाओगे आप। यहाँ पे पहले टेंस देखो कौन सा है, ये yesterday आ रहा है तो पास्ट है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, हैड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, हैड का यूज़ करोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार ये तो समझ में आ गया कि सर ने बता दिया नाउ आ रहा है तो इस वजह से हम इसका यूज़ करेंगे, yesterday आ रहा है तो हम इस वजह से इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हम इनकी आइडेंटिफाई करें कैसे पहचानेंगे कि किसका यूज़ करना है। इस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको कुछ सिग्नल देता हूँ, सिग्नल को समझना पड़ेगा। सिग्नल देखें आप, प्रेजेंट के सिग्नल और पास्ट के सिग्नल और फ्यूचर के सिग्नल। प्रेजेंट में देखिए क्या कैसे आप पता लगा लेते हैं। दिस होता है तो प्रेजेंट में होता है, दीज होता है तो प्रेजेंट में होता है, नाउ होता है तो प्रेजेंट में होता है। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि प्रेजेंट में बात हो रही है। दिस हो गया, दीज हो गया, नाउ हो गया, और टुडे हो गया, इसका मतलब प्रेजेंट में बात चल रही है।
दीज डेज हो गया, ऐसे कर सकते हैं। और नाउ आ डेज हो गया, इस ये भी मतलब नाउ वहाँ पे आना चाहिए, नाउ आ डेज जैसे हो गया, या दीज डेज वहाँ पे हो गया। तो ये आपको प्रेजेंट बताता है डियर स्टूडेंट्स। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट को कैसे पता लगाएंगे भाई? पास्ट को पता लगाने के लिए ये यहाँ पे दैट होगा, या यहाँ पे दोज होगा, या यहाँ पे देन होगा, या आपका दैट डे होगा, या आपका येस्टरडे होगा, या आपका द प्रीवियस डे होगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, ऐसे कुछ भी हो सकता है, द प्रीवियस ईयर, है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे लास्ट भी आ सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना। ये पास्ट के सारे दीज ऑल आर द सिग्नल ऑफ पास्ट। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है बिफोर, के साथ में कोई भी टाइम आ जाए, बिफोर 2 days, बिफोर 1 month, बिफोर अ ईयर, ये सारे सिग्नल जो हैं आपको पास्ट के बारे में बता रहे होंगे। फ्यूचर के बारे में क्या बताएगा भैया आपको? फ्यूचर के बारे में बताएगा जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, आफ्टर। इनके बाद आपको फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। या कुछ क्लॉजेज होती हैं जो ये सारे सिग्नल हैं, और सिग्नल के लिए कुछ क्लॉजेज होती हैं, उन क्लॉजेज को हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि कौन सी क्लॉजेज होती हैं। तो यहाँ आपको सिग्नल पता चल जाना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर है। और अभी आपको क्या काम करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इनका यूज़ करके सिर्फ सेंटेंसेस फॉर्म करने। आपका जो होमवर्क होगा, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज मैं कल करवाता हूँ आपको, क्योंकि टाइम है नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसकी एक्सरसाइज को हम समझेंगे। आज हम इसका होमवर्क देखें कि आपको प्रेजेंट विद सिग्नल, प्रेजेंट में विद सिग्नल आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। पास्ट में विद सिग्नल आपको 15 सेंटेंस कर लो भाई, 30 सेंटेंसेस हो जाएंगे। सिग्नल होने चाहिए उनमें, ये इन सिग्नल्स का यूज़ आप ज़रूर करोगे, सेंटेंसेस में होने चाहिए ये, इनका यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाओगे और कॉपी करोगे, कॉपी इन फेयर। ठीक है। एक्सरसाइज हम कल करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइज क्या होगी उसको हम कल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय। आई होप आपको समझ में आ गया है।